नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं ज्योतिष के विषय में कि ज्योतिष के माध्यम से क्या क्या विचार किया जा सकता है और क्या क्या फल प्राप्त हो सकता है। जैसे ज्योतिष का पहला क्रम जो होता है, प्रश्नकर्ता के आधार पर यदि उसका जन्म समय, जन्म तिथि, जन्म स्थान यह उसे ज्ञात हो तो सर्वश्रेष्ठ जो क्रम होता है वह कुंडली का होता है, जन्म कुंडली का होता है। जन्म कुंडली जिसे हॉरोस्कोप भी बोला जाता है, जिसके माध्यम से जीवन के बहुत सारे क्रमों को, बहुत सारी व्यवस्थाओं को समुचित रूप से बताया जा सकता है। जन्म कुंडली के अंतर्गत अनेक विषय होते हैं, जिसे चंद्र कुंडली होती है, नवमांश कुंडली होती है, द्वादशांश, त्रिशांश, अनेकानेक और भी चक्र होते हैं जो कि अलग अलग विषयों को प्रतिपादित करते हैं, विषयों को बताते हैं। जैसे नवमांश का विचार जो होता है उसके माध्यम से कलत्र जीवन अर्थात वैवाहिक जीवन का, दाम्पत्य जीवन का विचार किया जाता है। इसी प्रकार से अन्य अन्य क्रम में त्रिशांश कुंडली होती है। त्रिशांश कुंडली से उस जातक के, उस व्यक्ति के आयु के विषय में विचार किया जा सकता है। तो जिस विषय का विचार करना है उसके निमित्त अलग अलग चक्र होते हैं। जन्म कुंडली के ही अंतर्गत ग्रह स्पष्ट, जिनमें ग्रहों का स्पष्टीकरण होता है कि कौन सा ग्रह किस डिग्री पे, किस अंश पर गति कर रहा है, चल रहा है। क्योंकि ग्रहों की गतियों के ही आधार पे सारी स्थितियां प्रदर्शित होती है। ग्रह जिस प्रकार से उसकी चाल होती है उसी के आधार पे हमारे आप पर उसका असर पड़ता है, उसी के आधार पे हमारे आप पर उसके प्रभाव आते हैं और उनका हमें फल प्राप्त होना होता है। ग्रह स्पष्टों में भी यह निर्णय होता है, पर उसके साथ साथ में ग्रह वक्री है अथवा मार्गी है। वक्री का तात्पर्य उल्टा चलने वाला। जैसे सिंह राशि पे कोई ग्रह विचरण कर रहा है, अब वह सहसा संयोग से व्यवस्थित होकर के वक्री हुआ गति के कारण, तो वह सिंह राशि से कर्क राशि की तरफ चलना शुरू कर देता है, जबकि कर्क राशि उसके पहले की राशि है। और मार्गी उसे कहा जाता है जो अग्रिम राशि की तरफ चलता रहे, जिसका सामान्य जो चलन होता है। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते हैं और राहु और केतु ये दोनों ग्रह कभी भी मार्गी नहीं होते हैं। अर्थात राहु केतु हमेशा वक्री ही चलते हैं। उनकी राशि की जो गति रहती है वह उल्टे पैर की रहती है। और सूर्य चंद्रमा कभी भी जो है वक्री नहीं होते हैं, वे सदैव मार्गी ही चलते हैं, सीधा ही चलते हैं। अन्य जो ग्रह रहे जैसे मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये पांचों ग्रह क्रमशः मार्गी भी होते हैं, वक्री भी होते रहते हैं। तो जब मार्गी अथवा वक्री हो रहे हैं तो उसका भी अलग फलादेश होता है, उसका अलग प्रोडक्शन किया जाता है। उसकी एक गति एवं व्यवस्थाओं को निकालने की एक विधि होती है, आगे वीडियो में वो बताया जाएगा। परंतु अभी हम परिचय के अंतर्गत इस विषय को प्रदर्शित करते हैं। तो अब ग्रहों के विषय में आपको जानकारी होती है तो उसके आधार पे उनकी अवस्था भी निर्धारित की जाती है। बालावस्था, युवावस्था, कुमारावस्था, वृद्धावस्था। तो अवस्था का जो विचार होता है उससे यह ज्ञात होता है कि वह ग्रह कितनी ऊर्जा वाला है जो कि आपको प्रभाव दे सकता है। यदि कोई युवावस्था का ग्रह है तो स्वाभाविक सी बात है, अगर अच्छा है तो वह अच्छा फल दे सकता है। लेकिन युवावस्था के जैसे लोग, हम आप युवा वर्ग में हैं तो अधिक कार्य कर सकते हैं। वृद्धावस्था में है तो कम कार्य कर सकते हैं। बालावस्था में है, चंचलता अधिक रहेगी, कार्य भी कम कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से उनकी अवस्था के आधार पर उस कार्य को भी या उस जातक के फलादेश को भी निर्धारित किया जाता है। अवस्था आदि का विचार हो जाने के पश्चात, ग्रहों के मार्गी और वक्री स्थिति जान लेने के पश्चात, ग्रहों की जो अन्य व्यवस्था के अंतर्गत आता है, अन्य जो चक्र आते हैं उनका अलग अलग परिणाम प्राप्त होता है, वो हमने आपको बता दिया। अब अग्रिम क्रम में
बहुत सारे ऐसे विषय ऐसे भी रहते हैं कि सूक्ष्म विचार करना पड़ता है, सूक्ष्म जानकारी चाहिए रहती है। तो उन सूक्ष्म जानकारी के हेतु जिन चक्रों का विचार किया जाता है उन्हें कहा जाता है महादशा। महादशा के अंतर्गत विंशोत्तरी महादशा, अष्टोत्तरी महादशा और योगिनी महादशा, ये 3 महादशाएं प्रचलन में विशेष हैं। तीनों स्थान स्थान के आधार पे इनका विचार होता है। जैसे अष्टोत्तरी का विचार जो होता है वह दक्षिणी क्षेत्रों में अधिक होता है, विंशोत्तरी महादशा उत्तरी क्षेत्रों में अधिक होता है भारत के, एवं योगिनी महादशा भी उत्तर के क्षेत्रों में एवं दक्षिण के क्षेत्रों में सामान्य रूप से होता है। तो ये कहा जा सकता है कि इन दशाओं का जो क्रम होता है, अर्थात एक समय का निर्धारण करती हैं ये दशाएं। ये महादशाएं एक समय का निर्धारण करती हैं, किस समय से किस समय के मध्य में हमारा समय कैसा रहने वाला है, हमारे जीवन में क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं उस समय। क्योंकि एक जो समय होता है वह किसी एक ग्रह के निर्धारित समय पर सुव्यवस्थित होता है, उसका अधिकार रहता है। तो उस अधिकार के कारण वह ग्रह हमारे साथ किस प्रकार का प्रतिफल प्रसारित करेगा, इस पर विचार किया जाता है। दशा आदि का सबसे बड़ा यही फल होता है कि उससे निश्चित समय की परिस्थिति को हम जान सकते हैं। जन्म कुंडली के माध्यम से आप अनेकों और भी बहुत सारे विचार कर सकते हैं। जैसे अपने निजी शरीर का विचार कर सकते हैं, तन कोश सहोदर बंधु सुता। तनु अर्थात संपूर्ण शरीर का विचार किया जा सकता है, कोश अर्थात धन संग्रह एवं धन संचय आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कुटुंब का विचार, अपने पूरे परिवार का विचार आप कर सकते हैं, आप अपनी वाणी का विचार कर सकते हैं, वैवाहिक जीवन का विचार कर सकते हैं, कोई विशेष घटना घटने का विचार कर सकते हैं। ऐसे ही तृतीय भाव के माध्यम से बहुत सारे विचार हो सकते हैं। जैसे पराक्रम का विचार होता है, मित्र का विचार होता है, सहोदर का विचार होता है अर्थात भाई बहनों का विचार होता है, छोटे। चतुर्थ से माता का विचार किया जा सकता है, आपके हृदय पक्ष का विचार किया जा सकता है, संपत्ति का विचार किया जाता है, सामाजिक प्रतिष्ठा का विचार किया जाता है, राजनीति का विचार किया जाता है। ऐसे बहुत सारे क्रम होते हैं। 5वां स्थान भी होता है, उससे शिक्षा का विचार होता है, पेट का विचार होता है, संतान का विचार होता है। तो ऐसे छठे भाव से भी शत्रुओं का विचार होता है, रोग का विचार होता है, नाना प्रकार के रोग हैं, उन सब का विचार छठे भाव के माध्यम से हो सकता है। पत्नी, परिवार, लघु व्यापार या दाम्पत्य जीवन, यह सब कैसा रहेगा, यह 7वें घर से विचार किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से 8वें घर से आयु का विचार होता है, हमारी आयु किस स्तर तक रहेगी, क्योंकि आयु के निर्धारण के लिए ज्योतिष शास्त्र में स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। स्पष्ट तो है लेकिन वह ज्योतिषियों तक ही सीमित रहे, यह श्रेष्ठ होता है। क्योंकि मनुष्य अपने कर्मों से ग्रहों की अवस्था व्यवस्था दोनों को प्रभावित कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। यदि तुम कर्म निर्धारित रूप से समुचित रूप से कर रहे हो तो फल की चिंता मत करो, फल निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। तो यदि मनुष्य कर्म समुचित रूप से करता है, व्यवस्थित रूप से करता है, तो फलादेश को, फलित को प्रभावित कर सकता है। यदि हम किसी कार्य को कर रहे हैं, उसमें पूर्ण लगन से, पूर्ण व्यवस्था से उसको यदि हम कर रहे हैं, तो निश्चित ही उसमें हमें सफलता प्राप्त होती है। हो सकता है कुछ विलंब हो गया हो किसी कारणवश, परंतु उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। और यदि सफलता नहीं प्राप्त हो रही तो हमने जरूर उसमें कुछ ना कुछ कमी की हुई है, तो हमें उसको पूर्ण करना होता है। ठीक उसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत जो भी फलादेश होते हैं, उनका हम अच्छे हैं तो उसका स्वागत कर सकते हैं। यदि हमारे अनुकूल नहीं है तो उसके निमित्त हम कुछ ना कुछ उपाय आदि करके अपने कर्मों के माध्यम से उसको प्रभावित कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। तो आयु के लिए 3 क्रम बताया जाता है, अल्पायु, मध्यम आयु, पूर्ण आयु। और यही अधिकांश
जो हमारे ज्योतिष बंधु हैं वो इसका प्रदर्शन करते हैं कि इन तीनों में एक आयु का निर्धारण किया जाता है। तो उस विषय का विचार किया जाता है अष्टम स्थान से, विदेश यात्रा का विचार किया जाता है अष्टम स्थान से, और भी बहुत सारे विषय हैं, एक संक्षिप्त में हम आपको बता रहे हैं। नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है, धर्म का विचार किया जाता है, आप किस प्रकार के आध्यात्मिक होंगे इसका विचार किया जाता है। फिर दसम घर पे पिता का विचार होता है, आपके कार्य क्षेत्र का विचार होता है, आप क्या कार्य करेंगे इसका विचार किया जाता है। 11वें भाव से आपकी इनकम क्या होगी उसका विचार किया जाता है, भाइयों का विचार किया जाता है, जो ज्येष्ठ भ्राता बहन होती हैं उनका विचार होता है, आय आपकी किस स्तर की रहेगी इसका विचार किया जाता है। 12वें स्थान से व्यय खर्च कहाँ पे होगा आपका इसका विचार किया जाता है। तो ओवरऑल मैंने आपको संपूर्ण 12 भावों का जो प्रभाव संक्षिप्त रूप में हमने बताया क्या क्या विचारों से किया जा सकता है। किसी ज्योतिष के पास जाने पर हमारे यही कुछ निश्चित प्रश्न होते हैं कि इस प्रकार से हमारा क्या परिणाम होगा, ऐसे स्तर पे क्या परिणाम होगा। तो ज्योतिष का यही एक क्रम होता है कि इसके माध्यम से आप इस स्तर से बता सकते हैं कि उसका प्रभाव, फलादेश और समय निर्धारण कर सकते हैं किस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक इसी क्रम में ज्योतिष के अंतर्गत जैसे हमने आपको बताया कि महादशाएं 3 महादशाएं होती हैं, विंशोत्तरी महादशा, अष्टोत्तरी महादशा, योगिनी महादशा। तो उनके माध्यम से एक निश्चित समय की आप जानकारी दे सकते हैं कि यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा अथवा यह समय आपके लिए प्रतिकूल रहेगा। यदि प्रतिकूल है तो उसके निमित्त आपको उपाय आदि करना चाहिए। अब उपाय में बहुत सारे क्रम बताए जाते हैं, आध्यात्मिक उपाय, मंत्र जप है, रत्न है, यंत्र है, दान है। तो इनमें से जो आपके लिए सुविधाजनक हो वह अवश्य कर लेना चाहिए। तो हमें ज्योतिष के प्रति, क्योंकि यह ज्योतिष सदैव मार्गदर्शक होता है, न कि आपके लिए यह रास्ता बना सकता है, नहीं, रास्ता यह कभी नहीं बनाता, यह केवल रास्ता दिखा सकता है। रास्ते पे चलना हमारा आपका कर्तव्य होता है। व्यवस्थित रास्ते पर चलते हैं तो हमें किसी प्रकार का अवरोध नहीं होता है, और यदि हम नहीं चल पाते हैं तो निश्चित ही हमें अवरोध की प्राप्ति होती है, समस्याओं की प्राप्ति होती है। हम उसका निराकरण ज्योतिष के माध्यम से अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा विषय है जो कि हमारे ऋषियों के द्वारा दिया गया, हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया, भारतीय मनीषियों के द्वारा दिया गया एक ऐसा विषय है जिससे आप आने वाले समय को आंक सकते हैं, उसका अंदाजा लगा सकते हैं, उसके विषय में विचार कर सकते हैं, जिसको पूर्व की भाषा में दूरदृष्टि अथवा दिव्य दृष्टि बोला जाता था। तो ज्योतिष एक प्रकार से दिव्य दृष्टि है, यदि उसका हम सही रूप से प्रयोग कर सकें, सही रूप से उसकी जानकारी ले सकें और सही रूप से उसका प्रोडक्शन हो सके। तो ज्योतिष में यह विचार होता है। आगे हम आपको बताएंगे कि यदि हमारे पास जन्म कुंडली नहीं उपलब्ध है, जन्म समय, जन्म तिथि, जन्म स्थान आदि नहीं उपलब्ध है, तो हमें क्या करना चाहिए, तब भी क्या हम ज्योतिष का लाभ ले सकते हैं। ऐसे विषयों पे हम शीघ्र ही आपको सूचित करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और आपके लिए भी अनेक जानकारियां आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय माता दी।